अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ मैं जी। एक शोरूम में आप जाते हैं, विवाद आपको कैसे समझ में आया और कैसे आपने पकड़ा? मुझे बुरा इस बात का लगा कि अगर आपकी गाइडलाइन में हिजाब अलाउ था तो तिलक और कलावा अलाउ क्यों नहीं था? हिंदू की मेजॉरिटी के देश में तुम हिंदुओं को कह रहे हो कि तुम तिलक और कलावा नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन हिजाब अप्लाई किया जा सकता है। तो मुसलमान कौम की एक बेटी तिलक और कलावा के लिए अपनी आवाज उठाई है, सनातन धर्म की रीति रिवाज और प्रथा के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। तो मुझे तो लगता है कि मदनी को आकर के मेरी बलाइयां लेनी चाहिए थी। कि नाज़िया सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए सब करती है, सीएम बनना चाह रहे थे, लोग कह रहे थे कि इसलिए गए हैं कि शायद महाराष्ट्र के सीएम बन जाए। कि जब तक मैं अपना धर्म परिवर्तन ना कर लूं, जब तक मैं मुसलमान से हिंदू ना हो जाऊं, देश की सरकार को ये निर्णय लेना ही नहीं चाहिए कि किसी मुसलमान को सीएम बनाए। तो प्लीज मोदी जी बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, ना हम पे, ना मुझ पे, ना हमारी कौम पे, क्योंकि हम विश्वास के काबिल नहीं हैं। बावले रहते हैं कि हमें रोड पे नमाज पढ़ने दो, हमें रोड पे नमाज पढ़ने दो, मस्जिदें खाली रहती हैं। तो मस्जिद तोड़ दो, स्कूल बना दो। तो क्या ही गलत बोला मैंने? स्टेटमेंट आपने जब दिया है मैं किसी राज्य की सीएम बनूं, तो अब कौन सा राज्य आपके मन में चल रहा है सीएम बनने के लिए? ये सवाल जरूर उठेगा। आने वाले वक्त में मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं पश्चिम बंगाल की सीएम ज़रूर बनना चाहूँगी। ये आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है, अब ये हेडलाइन बनेगी। मैंने 2.5 महीना मैंने टीएमसी के लिए काम किया है। प्रॉब्लम हिजाब वालों से नहीं है, बिल्कुल। हमें प्रॉब्लम अफ्तार और रमजान और रोजा वालों से नहीं है। और वो उनको जो करना है, भाई कंपनी आपको अप्रूवल दे रही है, आप करो, लेकिन सनातन की प्रथा का गला घोट करके वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जय हिंद, लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। जी हाँ, हमारे साथ हैं नाज़िया इलाही खान। और आप सब जानते हैं, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और एक शोरूम में मैम जाती हैं और उसके बाद की जो कहानी है आप सब जानते हैं। और आज हम बेबाक बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, इसी पे चर्चा करते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका लाइव टाइम्स में। वंदे मातरम, हर हर महादेव। जी मैम, सबसे पहले मैम आप तो सोशल मीडिया पे वायरल रहती हैं, हर जो फीड है आपकी, जो हमारी फीड है, हर दूसरी तीसरी वीडियो आपकी ज़रूर होती है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ मैम, एक शोरूम में आप जाते हैं और क्या है, मैं समझना चाहूँगा पहले तो वो विवाद आपको कैसे समझ में आया और कैसे आपने पकड़ा? सबसे पहले तो लाइव टाइम्स को मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे अपनी बातों को रखने का प्लेटफॉर्म दिया और मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। देखिए, मुझे किसी से भी व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्यों होगा? अच्छा, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा। आपकी स्माइल नहीं बता दी है, बट सरकाज़म, इट्स ट्रूथ। मुझे बुरा इस बात का लगा कि अगर आपकी गाइडलाइन में हिजाब अलाउ था तो तिलक और कलावा अलाउ क्यों नहीं था? रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन करके आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया और आपने जानबूझ करके देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की। अब हम अरब में जा करके ये कहें कि तुम नमाज नहीं पढ़ो, तो अरब के तो प्रिंस आकर के बोलेंगे ना, जो किंग है वो तो किंगडम वाला है, वो तो सरकार वाला नहीं है, कंट्री। वो तो आके कहेगा ना कि भाई मेजॉरिटी में हम हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, मेजॉरिटी में हम हैं, तुम हमें नमाज पढ़ने से मना करोगे? तो हिंदू की मेजॉरिटी के देश में तुम हिंदुओं को कह रहे हो कि तुम तिलक और कलावा नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन हिजाब अप्लाई किया जा सकता है। तो ये रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन मुझे बुरा लगा। अच्छा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अरे तुमको अगर नहीं रखना था तो फिर तुमको हिजाब भी अलाउ नहीं करना था। अब जब तुम अपने गाइडलाइन में लिख रहे हो कि हिजाब अलाउ है, लेकिन तुम लिख रहे हो कि तुम तिलक और कलावा जो है वो अलाउ नहीं है, तो वो अपने आप में बहस का एक मुद्दा बन ही जाता है। और मुझे लगता है कि मुसलमानों को मेरी पीठ ठोकनी चाहिए थी। 1947 से लेकर के 2026 तक मुसलमान यही कह रहे हैं कि वो भाईचारा निभा रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब है ये। हम हिंदू मुसलमान को आरएसएस लड़ाने की कोशिश करता है, भाजपा लड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसिकली हम हिंदू मुसलमान आपस में एक परिवार जैसे हैं। तो मुसलमान कौम की एक बेटी तिलक और कलावा के लिए अपनी आवाज उठाई है,
सनातन धर्म की रीति रिवाज और प्रथा के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। तो मुझे तो लगता है कि मदनी को आकर के मेरी बलाइयां लेनी चाहिए थी कि तुमने वाकई में हिंदू मुसलमान की मोहब्बत को उजागर भी किया है और बताया भी है और दर्शाया भी है, लेकिन बदले में गाली ही मिली मुझे। नहीं, बिल्कुल आपने आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ की जो मैं कहूँगा बहुत दूर तक सुनाई दी है लोगों को। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से तमाम लोगों के रिएक्शन आए। हम लोगों ने भी इसको कवर किया क्योंकि ये कवर करना बनता था, ये खबर ही ऐसी थी। बट उसमें काफ़ी कमेंट्स भी ऐसे थे जिन्होंने बहुत तारीफ़ की आपकी कि आप भारत की शेरनी हैं, देश की बेटी हैं। काफ़ी जो है कमेंट्स वायरल हुए। बट कुछ ऐसे आपके चाहने वाले भी हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो हम जानना चाहेंगे। सवाल कि पहला तो यही था कि नाज़िया सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए सब करती है। करण, पॉपुलैरिटी या सस्ती लोकप्रियता या सियासत चमकाना तब होता जब मुझे कोई नेता बनना होता। अच्छा। मैं तो यूनाइटेड नेशन जाने के लिए परेशान हूँ। मैं तो मतलब गिड़गिड़ा रही हूँ देश की सरकार के सामने कि मुझे यूनाइटेड नेशन भेज दो। तो मुझे तो वहां पे भी जाके आप पाकिस्तान को ही लताड़ेंगे। नहीं, वो तो एक जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होगा। इसीलिए भारत सरकार नहीं भेज रही। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि भेज देगी। बिल्कुल, आज भेजना नहीं, भी कल चाहिए। नहीं, लेकिन भेजेगी जरूर। तो मैं तो कोई विधानसभा इलेक्शन या अच्छा महाराष्ट्र में मुझे क्या ही इलेक्शन लड़ना है, क्या ही लेना देना है मेरा महाराष्ट्र। नहीं, बट इस पे भी कमेंट्स आए, आपने भी इस पे जवाब दिए कि आप सीएम बनना चाह रहे थे। लोग कह रहे थे कि इसलिए गए हैं कि शायद महाराष्ट्र के सीएम बन जाए। ये काफी लोगों ने रिएक्ट किया है आपके वीडियो पे। नॉट एट ऑल। अब जबकि मैंने ये बात कही हुई है कि जब तक मैं अपना धर्म परिवर्तन ना कर लूं, जब तक मैं मुसलमान से हिंदू ना हो जाऊं, देश की सरकार को यह निर्णय लेना ही नहीं चाहिए कि किसी मुसलमान को सीएम बनाए। विश्वास नहीं करो। जब तक मैं मुस्लिम हूं मेरे ऊपर भी मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि मुसलमानों ने देश का बहुत बहुत विनाश किया हुआ है और अभी भी करने पर तुले हुए हैं। अभी 2026 में भी जनवरी में मदनी ने क्या कहा, जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। तो प्लीज मोदी जी बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, ना हम पे, ना मुझ पे, ना हमारी कौम पे, क्योंकि हम विश्वास के काबिल नहीं है। जिस दिन मैं हिंदू बन जाऊंगी, सीएम बना लीजिए, चपरासी बना लीजिए, पार्लियामेंट में झाड़ू देने वाला बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन अभी कुछ मत बनाइए। बहुत क्रिस्टल क्लियर है मेरे थॉट प्रोसेस। अब सीएम बनना है, पीएम बनना है, ये पता है ये सिर्फ एक हवाबाजी है मुसलमानों की कि कुछ कुछ लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। बेसिकली जिनको पद या पोजीशन लेना होता है ना, वो ज्यादातर खामोश रहते हैं। ना वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ना वो ज्यादा बड़बड़ बोलते हैं, ना वो ज्यादा किसी हर मुद्दे पर कूदते हैं, वो ज्यादातर शांत रहते हैं। हमें आइडिया था कि नितिन नबीन साहब जो है वो राष्ट्र अध्यक्ष बनेंगे। किसी ने उनको सोशल मीडिया पर देखा था? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे बन गए? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैंने जितने भी बड़े पद के लोगों को देखा है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते हैं, वो सारे मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, चुपचाप खामोशी से बैठे रहते हैं और उनको पद मिल जाता है। हमारा ऑरा अलग है। जैसे वीर भगत सिंह जी का ऑरा अलग था, सरदार पटेल जी का ऑरा अलग था, बिनोय बादल दिनेश जी का ऑरा अलग था, वीर सावरकर जी का ऑरा अलग था। दे डोंट नीड वैलिडेशन, दे डोंट नीड चेयर, दे डोंट नीड पद एंड पोजीशन, दे ओनली वांट टू डू राष्ट्रभक्ति। और वही कर रहे थे, वही हम भी कर रहे हैं। हमें मिले कुछ तो भी भला, ना मिले तो भी भला, हम तो जी रहे हैं। मैंने कहा कि 22 करोड़ भारत का मुसलमान, जिसमें से 10 करोड़ हम फीमेल की आबादी हटा देते हैं, क्योंकि हमें तो मस्जिद जाना भी अलाउ नहीं है। रोड पर नमाज तो बहुत दूर की बात है, हमें तो मस्जिद जाना भी अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा कि ये जो 12 करोड़ से अधिकतर जो पुरुष है हमारे भारत में मुसलमान, ये तो रोड पर पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए पागल रहते हैं, बावले रहते हैं कि हमें रोड पे नमाज पढ़ने दो, हमें रोड पे नमाज पढ़ने दो, मस्जिदें खाली रहती हैं। तो मस्जिद तोड़ दो, स्कूल बना दो। तो क्या ही गलत बोला मैंने? कुछ गलत नहीं बोला। इस बयान को भी बड़ा ट्विस्ट किया गया है, मरोड़ तोड़ के पेश किया गया है। और मतलब सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट लिया गया कि आपने, अगर आप सीएम बनी तो ये सब मैंने बहुत क्रिस्टल बोला कि अगर मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो मैं मस्जिदें तोड़ दूंगी। तो मुझे एंकर ने पूछा क्यों तोड़ देंगी आप मस्जिद? मैंने कहा मस्जिद में कोई नमाज पढ़ना ही नहीं चाहता है। अभी ईद हुआ था, आपने देखा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर उत्तराखंड में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में एक ही गाना था, महाराष्ट्र में एक ही गाना था, बस
एक ही तस्बीह दाना का वो जाप कर रहे थे कि हमको रोड पे नमाज पढ़ने दो, हमको रोड पे नमाज पढ़ने दो, हम तो रोड पर ही नमाज पढ़ेंगे, हम तो रोड पर नमाज पढ़ने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो जब तुमको रोड पे ही नमाज पढ़ना है तो मस्जिदें किस लिए हैं? झक मारने के लिए है, और या तो फिर हवन और जागरण करने के लिए है। तो फिर बोल दो भैया, चले जाएंगे लोग जागरण करने के लिए और हवन करने के लिए मस्जिद के परिसर में। तो मैंने कहा तोड़ दो, स्कूल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो। अच्छा, राम मंदिर जब बन रहा था तो यही मुसलमान कौम कह रहा था इतना खर्चा राम मंदिर पे किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ। अब तब तो कुछ नहीं हुआ, तब तो कोई विवादित बयान नहीं हुआ। जब मैंने मस्जिद के बारे में कह दिया तो विवादित बयान हो गया। आपने वो वर्ड जोड़ दी ना, तोड़ने वाला, वो वायरल हो गया। नहीं तो मैं, अरे कोई चीज टूटेगी तभी तो वो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, इसमें अभी जो आपने बयान दिया है मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है बहुत क्रिएटिव है और सबसे ज्यादा आपको लेके, हाँ, उसमें अब ये स्टेटमेंट आपने जो दिया है मैं किसी राज्य की सीएम बनूं, तो अब कौन सा राज्य आपके मन में चल रहा है सीएम बनने के लिए? ये सवाल जरूर उठेगा। अभी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में मैं जरूर चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, हाँ पश्चिम बंगाल, और अगर इस बार भाजपा की सरकार आनी ही है, भगवाए हिंद होना ही है वहां पर, लेकिन आने वाले इन फ्यूचर मैं पश्चिम बंगाल की सीएम जरूर बनना चाहूंगी। ये आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, अब ये हेडलाइन बनेगी। अच्छा, इस बार अब चुनाव जो चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल तक हम पहुंच गए, फिर घूम के आएंगे। अब पश्चिम बंगाल तक निकले हैं तो वहां की बात कर लेते हैं। इस बार बहुत सारी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, बिल्कुल, और इतिहास है बिल्कुल। इसमें आपको क्या लगता है कि लोग निकले हैं, हवा बदली है, या वो डर था जो ममता बनर्जी कह रही थी कि आपका नाम कट जाएगा वोट से, इसीलिए लोग निकल के वोट देने आए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने पहले भी लेफ्ट फ्रंट की सरकार को धूल चटाई थी, और जब भी वोटिंग ज्यादा होती है पश्चिम बंगाल में, मतलब भारी मात्रा में, तो समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल के जनता ने परिवर्तन को पहले ही अपने माइंड में सेट कर लिया है। अच्छा। तो पहले चरण की जो वोटिंग हुई तो मुझे बैठे बैठे ही समझ में आ गया था कि भाई ये अब ममता दीदी टाटा बाय बाय होने वाली हैं, इनका टाटा बाय बाय होने वाला है। और जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की, जिस हिसाब से वो मुसलमानों की मसीहा बनने की कोशिश में लगी हुई थी, जिस हिसाब से वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कंटिन्यूअसली कर रही थी, जिस हिसाब से वो देश के संविधान को वायलेट कर रही थी, गुंडे मवालियों को पालने का काम कर रही थी, बेटियों का रेट लगाने का काम कर रही थी, बेटियों का रेप हो रहा था तो वो रेट लगा रही थी, चुल्लू पीने वाले को 2 लाख, चुल्लू पी करके रेप करने वाले जिसका रेप हो रहा है उसका 10 लाख। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने जो एक पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी अपनाया था वो बंगालियों को कभी नहीं एक्सेप्ट होने वाला था। ये मुझे बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, क्योंकि मैंने सक्रिय राजनीति की है, मैंने एक्टिव राजनीति अगर कहीं से सीखी है तो वो बंगाल की ही जमीन है। आज अगर मैं देश और विदेश में अगर मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे बात रख पाती हूँ या मैं अपने ऑरा को प्रेजेंट कर पाती हूँ तो थैंकफुल तो मैं बंगाल को ही बोलूंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स का पी से लेकर के एस तक मैंने सीखा तो बंगाल से ही है। तो बंगाल की हवा भी कौन से दिशा में चलती है वो भी मुझे समझ में आ जाता है। तो ममता बनर्जी को नेगेटिविटी का इस बार सामना करना पड़ा था, क्योंकि जिस हिसाब से वो सिर्फ मुसलमानों को लेकर के अपनी राजनीति कर रही थी वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को पसंद नहीं आ रहा था। तो इस बार गजवाए हिंद कैंसिल, भगवाए हिंद अप्रूव्ड। तो कभी दीदी से मुलाकात हुई है आपकी? ऑब्वियसली मैंने, क्या कहती है? मैंने 2.5 महीना मैंने टीएमसी के लिए काम किया है। अच्छा। ये और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं 2016 में इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे में मैं ममता बनर्जी के साथ एक मंच पे थी, उनके सामने मैंने अपनी स्पीच रखी थी फुरफुरा शरीफ में। उसके बाद उनके साथ मेरा मतलब बहुत ही इंटरेक्शन है। जब मैंने टीएमसी के लिए काम ही किया था तो फिर इंटरेक्शन तो होना ही था। एंड वो मुझे बहुत प्यार भी करती थी। I have so many pictures जिसमें वो मेरे चिक्स पे प्यार कर रही हैं, मेरे फोरहेड पे किस कर रही हैं, मुझे हक कर रही हैं, तो she loves me a lot। लेकिन मुझे उनकी विचारधारा नहीं पसंद थी। मुस्लिम एरिया में जाना है तो सिर पे दुपट्टा रखना है,
तुमको बिल्कुल मतलब मॉडर्न चीजें या हिस्टोरिकल चीजें या इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की चीजें या राष्ट्रभक्ति की विचारधारा तुमको जनता के सामने नहीं रखनी पड़ेगी। तुमको इस्लामिक चीजें जनता के सामने रखनी पड़ेगी बिकॉज यू आर अ मुस्लिम। अब मेरा टसल हो जाता था कि मैं बाद में मुस्लिम हूं, मैं पहले राष्ट्रभक्त हूं। ये टसल आज भी मेरा चलता है कि भाई मुझे मुस्लिम 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 मुझे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कहो कि मैं भारत की नारी हूं, मुझे कहो कि मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, मुझे कहो कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं बंगाली वोटर हूं, मुझे ये कहो। मुस्लिम क्या होता है? तो ये मेरा उनसे टसल चल रहा था और उसके बाद मैंने सोचा कि दीदी मेरा कुछ भला कर दे उससे पहले मैं निकल लूं। तो अब कहीं दीदी ना निकल रही चुनाव में। अब देखिए मतलब कर्मा इस बूम में रहेगा, अब दीदी की निकलने की बारी आ चुकी है। जी बिल्कुल। और अब फिर से वहीं चलते हैं। हाँ, तो लेंस कार्ड चलते हैं। हाँ, दोबारा से चलते हैं क्योंकि वो गर्म मुद्दा है अभी। अच्छा। तो एक कमेंट और था उस पे और मेरे को लगता है किसी ने बहुत दिल से वो रिसर्च करके कमेंट किया अच्छा। था। उसमें आया था कि नाजिया जो ये करती हैं क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? ये जो चिल्ला के बोल रही हैं स्टोर पे, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? उस पे आप क्या कहेंगे? उनको कहना था कि ये तो किसी और तरीके से भी सॉल्व हो सकता था मैटर। इज आई शाउट ऑन यू? नहीं। हाँ, तो ऐसे ही तो उससे भी बात किया था, मोहसिन से भी। मेरा बात करने का तरीका ही यही है, मैं क्या करूं? मैंने मोहसिन को बेटा बोला था। लग तो नहीं रहा था उनकी शक्ल से। अब वो ऐसे तो बड़े मुसलमान मुझे गालियां देते रहते हैं, ऐसे तो बड़ा कमेंट में गंदी गंदी बातें लिखते हैं, वीडियो बना बना के मुझे गालियां देते हैं। अब अगर मुसलमान सामने आने से उनका कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूं? हालांकि मैंने बेटा बोला है। आप उस क्लिप को, अच्छा मैं तो सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ, ना मेरे पास फेसबुक है, ना मेरे पास इंस्टाग्राम है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ का कुछ नहीं है, तो मैंने तो पोस्ट भी नहीं किया। दूसरा कि मैं और मेरे 2 भाई साथ में गए थे, आपने वीडियो देखा है? कोई पीछे से बना रहा है, कोई आगे से बना रहा है, अलग अलग एंगल से शूट हुआ है वो। तो वो जनता ने किया है वायरल। वो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं पोस्ट कहां करूंगी? अच्छा। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं सोशल मीडिया का साधन। अच्छा। तो मैंने पूछा जैसे कि ग्राउंड का मैनेजर कौन है, हेड ऑफ द ग्राउंड कौन है, जैसे ही मैं शोरूम में एंटर की तो उसने कहा मैं हूं मोहसिन खान। तो मैंने कहा बेटा इधर आओ। अब पता नहीं वो अपना मुंह ऐसा क्यों बनाया, वो मुझे नहीं पता। मैंने कहा बेटा इधर आओ। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम नमाज पढ़ लेते हो, अफ्तार करते थे यहाँ पर? अब वो तो कहा कि हाँ करता था। लेंस कार्ट में अफ्तार हो रहा था, लेंस कार्ट में नमाज हो रहा था। उसके बाद फिर हिंदू स्टाफ्स आ गए। एक बेचारी महिला ने कहा कि मेरे से सिंदूर पूछवा दिया गया। अच्छा। हाँ, अब आप सोचो एक हिंदू महिला के लिए सिंदूर पूछना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। फिर भी मैंने किसी भी तरीके का कोई गाली गलौज किया वीडियो में है? नहीं। कोई तोड़ फोड़ किया? अपने हाथ पैर पटके मैंने? कुछ नहीं। क्या मैंने हिजाब वाला प्रोटेस्ट जैसा कुछ किया? क्या मैंने यूसीसी के खिलाफ जैसा कुछ प्रोटेस्ट किया? क्या मैंने वक्त संशोधन बिल के खिलाफ जैसा कुछ प्रोटेस्ट किया? ऐसा कुछ किया मैंने? मेरी वजह से अंधेरी में कोई ट्रैफिक जाम हुआ? मेरी वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ी फोड़ी गई? मेरी वजह से पुलिस को हैकल हुआ, पुलिस को परेशानी हुई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरी आवाज ही थोड़ी लाउड है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। अब जैसे मैं फ्लाइट में जब भी बैठती हूँ, मेरे पास पैसे हुए तो बिजनेस क्लास ले लिया, नहीं हुए तो इकोनॉमी में मैं हमेशा इमरजेंसी गेट लेती हूँ क्योंकि मेरे पैर लंबे हैं। 5 फुट 7 इंच की हूँ मैं पैर फैला के बैठती हूँ थोड़ा। तो कुछ चीजें अगर बाय बर्थ आपका है तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। गुंडागर्दी तो अवेसी करता है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ। हाँ नहीं, वो भी बयान बहुत वायरल हुआ था। और इसी बात पे अब आगे और चलते हैं। इस पे एक और कमेंट आया था जी कि जो नाजिया हैं बहुत रिसर्च करके उन्होंने एक स्टोर खोजा और उसी मैनेजर को टारगेट किया। उनको पता था कि यहाँ पे वो मैनेजर है। वेल स्क्रिप्टेड, वेल शॉट। ये नाजिया की खूबी है, क्या कहेंगे? मेरे अंदर आपको पता था कि उसमें मौसीन जो है वही मैनेजर है? मैं बोल दे रही हूँ, मेरे अंदर खूबियां हैं, ये मुझे भी पता है। हाँ। और आजकल तो लश्कर तैयबा और आईएसआई को भी पता चल चुका है। हाँ। कि आई एम नॉट इजी टास्क। ओके। कैन यू इमेजिन कि लश्कर तैयबा और आईएसआई के कमांडो कहते हैं कि टफ है, तुमको टपकाना टफ है। अच्छा। हाँ।
अच्छा, मेरा जो एक बुलंद आवाज और बिल्कुल अपने ऑरा में चलने का जो तरीका है, वो इतने सारे थ्रेट के बाद भी वो तो कम होने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला। थर्ड थिंग इज कि अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट के कम से कम 10 से 12 लेंस कार्ड शोरूम में मैं गई थी। अच्छा जी, बट दिखा हमको एक ही वीडियो, इसीलिए अब बता रही हूँ मैं। अब आपके पास सबसे पहले सारी चीजें खुलकर आनी चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे। अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला के अच्छा सेंसेशन जो सलोन है, हाई पॉइंट के ठीक सामने, उसके पास में भी जो लेंस कार्ट है, मैं उसमें भी गई थी और सब में मुस्लिम मैनेजर था। सब में मुस्लिम मैनेजर। मैंने एक और रिसर्च किया घूमते घूमते। अच्छा, एक रिसर्च मैंने किया कि मुस्लिम अगर कम भी पढ़ा लिखा है फिर भी वो मैनेजर है, हिंदू अगर ज्यादा भी पढ़ा लिखा है तो वो मुस्लिम मैनेजर के नीचे ही काम कर रहा है, क्योंकि बाकी जो जगह थी उसके वीडियोस किसी जनता ने या अनफॉर्चुनेट कोई यूट्यूबर ने वायरल नहीं किया तो पता नहीं चला, या ये वाला अंधेरी वेस्ट वाला कोई यूट्यूबर शायद खड़ा था, उसने वायरल कर दिया तो लोगों को पता चल गया। बट आई हैव दैट प्रूफ ना कि मैं 10 से 12 में गई हूँ, मैं लोखंड वाला के भी लेंस कार्ट के शोरूम में गई हूँ, मेरे पास तो वो प्रूफ है। और 10 से 12 में मुस्लिम ही मैनेजर थे। हिंदू है और जस्ट बिकॉज के आपको गल्फ से फाइनेंस हेल्प हुआ है, फाइनेंशियल हेल्प हुआ है बिजनेस के लिए, इसलिए आप मुसलमान को बनाओगे मैनेजर विथ नो क्वालिटी? और उसके ऊपर उसके पास, हिंदू के पास क्रेडिबिलिटी है, क्वालिटी है, डिग्री है, पर आप उसको नहीं बनाओगे क्यों? अब आते हैं गल्फ के फाइनेंशियल हेल्प पर कि लेंस कार्ट को उसने गल्फ ने फाइनेंशियली हेल्प किया है, पर यूएई और गल्फ तो खुद हमारी आईआईटी लेकर जा रहा है। वो तो खुद वहां पर अल्कोहल कंजम्पशन का उसने अप्रूवल दे दिया, वहां तो खुद ही फैशन शो हो रहा है, कैटवॉक हो रहा है, वहां तो मंदिरें खुल रही हैं, वहां श्रीमद् भगवद गीता की बातें हो रही हैं। तो तुम्हारा क्या था इरादा? तुमको कौन दे रहा था पैसा? तो ये एक मुद्दा है जो अभी और रिसर्च होना बाकी है। अभी तो मेरी क्वालिटी का इस मामले में सिर्फ एक ट्रेलर आया है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अच्छा, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अच्छा। अभी तो मैंने 4 राज्यों में अपने लोगों को रिसर्च के लिए भेजा है कि इनके कितने शोरूम में कितने मैनेजर मुसलमान हैं और कितने मैनेजर हिंदू है, और सबकी क्वालिफिकेशन लेकर आओ। तो ये तो कहा गया कि ये तो बात अगर आपको प्रोटेस्ट करना ही था तो ये तो शोरूम के ओनर से भी बात हो सकती थी, शोरूम में जाके ही क्यों? शोरूम के ओनर के पास मैं जाती और उसके बाद फिर वो मेरी बात को सुनता। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं आपके चैनल पर बैठी हुई हूँ, आपके मालिक से मेरी बात नहीं हुई है, आप ही मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो। बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ के जो करता धरता है वो मुझसे मिल लेंगे, मालिक नहीं आएगा। हम लोग रोज नेशनल न्यूज के डिबेट पे बैठे रहते हैं, तो क्या उसका मालिक हमें बात करता है? नहीं, जो चलाता है वही बात करता है। बट उसमें ये भी कहा गया था कि मैनेजर थोड़ी पॉलिसी बनाता है। मैनेजर मैनेज करता है। हाँ। ये जहालत है बहुत बड़ी। और मुझे मेरी नानी अम्मी कहती थी कि पत्थर से सर टकरा लो, जाहिल से सर मत टकराओ। लेकिन क्या करे, टकराना पड़ता है मजबूरी में। जो भी मैनेजर होता है उसका काम होता है मैनेज करने का। मोहसिन खान उस शोरूम का मैनेजर था। मोहसिन खान वहां की गाइडलाइन को चेक करता है, एब्सेंट प्रेजेंट चेक करता है, कौन स्टाफ कितना काम कर रहा है कितना काम नहीं कर रहा है वो चेक करता है, और फिर वो अपनी सुपीरियर को वो भेजता है। सारे मैनेजर मिल करके अगर अपने मालिक को बता देते, लेंस कार्ट के ओनर को, कि आपने हमें हिजाब का अनुमति दिया है, आप हमें अफ्तार की अनुमति दे रहे हो, आप हमें नमाज की अनुमति दे रहे हो, तो उनको आप कलावा बिंदी और सिंदूर की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? ये भी मैनेजर बात कर सकता है जब मीटिंग बैठती है गाइडलाइन बनाने के लिए। अब मैं इसको आपके तरीके से बताती हूँ। जितने भी चैनल्स हैं, क्या उन सारे एंकर्स और सारे लोगों की मीटिंग महीने में 2 बार एचआर के साथ नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? मेरे जूनियर्स कलकत्ता में काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं।
क्या मेरी मीटिंग उनके साथ नहीं होती है महीने में 4 बार? बिल्कुल होती है। तो जो हेड ऑफ द चेम्बर होता है या हेड ऑफ द स्टूडियो होता है, जो मैनेज करता है, उसका काम होता है हम अपने ल्यूफॉल्स को अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करें और उसके बाद हम बताएं कि इससे हमें डैमेज हो सकता है, डैमेज कंट्रोल अभी कर लेना चाहिए। तो मोहसिन खान ये कर सकता था, या ब्ला ब्ला जो भी है मैनेजर, अब मोहसिन हो, मोहन हो, रहीम हो, राम हो, जो भी हो, मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डैमेज होने से पहले आप डैमेज के ल्यूपहोल को आप पहले ही फिलअप कर दो। तो मैंने क्या गलत कर दिया? क्योंकि वो मोहसिन खान था, वो मैनेजर था, तो जबरदस्ती का एक ठप्पा मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। भाई वो मोहन होता तो भी मैं उससे यही पूछती कि तू मैनेजर है, तुझे बुरा नहीं लग रहा है कि तू कलावा नहीं पहन पा रहा है, तू तिलक नहीं लगा पा रहा है, तो क्यों नहीं ऊपर बात कर रहा है? अरे मैं तो उसी से मिलूंगी, उसी से बात करूंगी जो शॉप का मैनेजर है। हम हर बात लेकर के कोई मोदी जी के पास थोड़ा ही जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक होता है, पहले पार्षद के पास जाया जाता है, फिर विधायक के पास जाया जाता है, फिर सांसद के पास जाया जाता है, ऐसे होता है ना। तो इसके बाद और भी बहुत सारे इस पे जो हैं रिएक्शंस आए थे, तो बड़ा मन था कि आपसे बात करें इस पे। तो अभी 2-4 हुए, अभी बहुत मैं कहूँगा स्टेप बाय स्टेप अपने को बढ़ना है। इसमें एक और रिएक्शन आया था मैम कि उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी जो है ये तो बहुत पुरानी थी हमारी। झूठ बोला है वो। एक उसने पहले ट्वीट किया जब इंस्टेंट वो वीडियो वायरल हुआ था मेरा, तुरंत उसने ट्वीट किया कि लेंसकार्ट के ओनर ने बहुत पुरानी पॉलिसी है। हाँ, बहुत पुरानी पॉलिसी। अच्छा, कहा गया हमारे राष्ट्रभक्त बच्चे भी जो है ना बड़े तेज है। अरे दीदी झूठ बोल रहा है, फरवरी की पॉलिसी है 2026 की। अच्छा, हमारे बच्चे भी बड़े तेज है। ये जो बजरंग दल वाले हमारे बच्चे हैं ना, देश की शान है। विश्व हिंदू परिषद वाले जो हमारे बच्चे हैं ना, देश की आन है ये लोग। दीदी झूठ बोल रहा है, फरवरी की पॉलिसी है। वो हो गया। उसके बाद जब ये मामला और बढ़ा तो उसने अपॉलॉजी मांगी। अपॉलॉजी भी आ गई थी, हाँ। और उसके बाद ये भी कहा गया, तमाम लोगों ने कहा कि जब अपॉलॉजी आ गई तो लेट्स क्लोज दिस मैटर। आया क्यों दिमाग में ये बात? माफी काफी नहीं है, आया क्यों दिमाग में ये बात? कल को आप अपने स्टूडियो में कहिएगा कि तिलक और कलावा अप्रूवल है, लेकिन कोई मुस्लिम लड़की जो है सिर पे दुपट्टा नहीं रख सकती, पूछा जाएगा भाई। तब तो सर तन से जुदा हो जाएगा आपका। मैंने तो सिर्फ विजिट किया है, मैं तो अच्छे से प्यार से बेटा बोल करके बात करके आई हूँ। जरा बोलिए ना कुछ, तो सीधा सर तन से जुदा होगा, सीधा छुरी और चक्कू में धार लगाया जाएगा कि करण को काटना कैसे है। हम तो मुंह से ही बात करते हैं। तो ये पहले वो झूठ बोला, झूठ का सहारा लिया। बहुत पुरानी पॉलिसी है। जब उसको रिसर्च किया गया, पता चला फरवरी 2026 की पॉलिसी है। उसके बाद फिर उसने ट्वीट किया कि एक्स हैंडल पर कि नहीं, हमारी नजरों में नहीं आया था, हम इसको चेंज करने वाले हैं। फिर ये वाला मुद्दा मेरा और बड़ा हो गया, तो फिर उसने अपॉलॉजी मांगी। उसके बाद भी थमा नहीं, तो फिर एक रिसर्च आया कि उसका 5% शेयर जो है वो धम से नीचे गिर गया। बहुत लॉस हुआ, लॉस में तो गया, लेकिन एटलीस्ट इस देश और विदेश की कंपनीज को ये चीज समझ में आ गई कि हम सनातन की प्रथाओं से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे। हमें प्रॉब्लम हिजाब वालों से नहीं है, हमें प्रॉब्लम अफ्तार और रमजान और रोजा वालों से नहीं है। और वो उनको जो करना है, भाई कंपनी आपको अप्रूवल दे रही है, आप करो, लेकिन सनातन की प्रथा का गला घोट करके वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आप हिजाब अलाउ कर रहे हो तो फिर आप कलावा भी अलाउ करो। अगर आप इफ्तार अलाउ कर रहे हो तो आपको इस अथॉरिटी की पोजीशन किसने दी कि आप एक शादीशुदा हिंदू महिला के माथे से आप सिंदूर पुछवाएंगे? ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और खास करके मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कोई कर सकता है तो करे बर्दाश्त, मैं तो नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल। और जब ये सबके सामने आई बात तो सबने इस पे रिएक्शन भी दिया और सब आपके साथ खड़े भी हैं। बिल्कुल। कुछ लोग हैं, इसे कुछ होने भी चाहिए, कुछ होने भी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी बातें वायरल नहीं होती है, उतनी मतलब गंदे रिएक्शन ज्यादा वायरल हो जाते हैं। एक सवाल और था मैम, उसमें ये कहा गया कि ये जो एक्ट हुआ
इसमें ये भी कहा गया कि ये तो दंगा भड़काने वाली बात थी, इसमें तो ये प्रोवेक्टिव जिसको कहते हैं कि ये तो आग लगाने वाली बात थी, आपने आग लगाने की कोशिश की, इससे तो और लड़ाई बढ़ सकती है देश में, जहाँ पे ये एक ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहली बात करण जी कि कोई दंगा हुआ अब तक? नहीं, यही वो देखने वाली बात है, क्योंकि कोई आया भी नहीं, किसी ने मुद्दा उठाया भी नहीं कि ऐसा हो रहा है हिंदुओं के साथ, बट लोगों ने सवाल उठाया, इसलिए आपसे जवाब जानना बहुत जरूरी है। 19 तारीख को मैंने विजिट किया था एंड टुडे इज 25 अप्रैल। कोई दंगा नहीं हुआ। तो आफ्टर थॉट स्टोरी तो कोर्ट भी नहीं एक्सेप्ट करता है। आफ्टर थॉट स्टोरी कोर्ट भी नहीं एक्सेप्ट करता है। दूसरी बात कि क्या मैंने ऐसा कोई भाषा इस्तेमाल किया, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं? क्या मैंने ऐसा कोई भाषा इस्तेमाल किया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह? क्या मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल किया वहां पर जाकर के मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी? ऐसा कुछ किया मैंने? मैं तो बहुत अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ, अंडर द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बात की और चली आई। अच्छा, क्या मैंने मोहसिन खान को तिलक लगाया? क्यों? बिकॉज मैं जानती हूं, आई एम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कि तिलक, कलावा, सिंदूर, मंगलसूत्र, बीछिया, शंख की आवाज, मंदिर के घंटी की आवाज, अध्यायों और उच्चारणों की आवाज, भजन की आवाज, ये सारी चीजें जो हैं वो इस्लाम में हराम है। अगर मुसलमानों के घर के आसपास कोई मंदिर होती है और शाम की पूजा में घंटी की आवाज मुसलमान के घर में आती है तो वो अपनी खिड़कियां बंद करते हैं और वो क्या बोलते हैं, ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता है और बगल में टेंट लगा करके कोई कथा या कोई जागरण हो रहा होता है, बोलो शेरावाली की जय, कुछ हो रहा होता है, तो मुसलमान को इस्लाम और कुरान ये बताता है कि तुम अपने घर के खिड़की दरवाजे इतनी मजबूती से बंद करो कि काफिरों के उस शोर और गुल की आवाज तुम्हारे कान तक ना पहुंचे और तुम्हारा वजू मकरू ना हो जाए। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने मोहसिन खान को तिलक नहीं लगाया। मैंने पूछा हिंदू कौन कौन है यहाँ पर स्टाफ, हिंदू आया, मैंने तिलक लगाया और उन लोगों ने कितने प्यार से तिलक लगवाया, सिर पे हाथ रख करके। और ऑप्शन भी क्या था? अच्छा, अगर मान लीजिए मैं जबरदस्ती लगवा रही थी तो फिर उन्होंने क्यों अपनी बातें रखी, अपना दर्द अपना पीड़ा मेरे सामने क्यों रखा कि नहीं मैम बहुत तकलीफ देते हैं ये लोग, कलावा कटवा देते हैं, शिखा रखते हैं हम तो शिखा कटवा देते हैं, ट्रेनिंग में ना हिंदू प्रथाओं को बहुत ये लोग मलाइन करते हैं। क्यों बोला उसने? कैमरा पे बोला है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि मैं हवाबाजी में बात कर रही हूँ। तो देखिए पीड़ा समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे पीड़ा के लिए जिहाद करने निकल जाते हैं मदनी, तो मैं तो सिर्फ बात करने गई थी, मैं तो जिहाद करने नहीं गई थी मदनी की तरह, मैं तो सिर्फ बात करने गई थी। तो मेरा बात करना भी बुरा है, उनका जिहाद करना भी रवा है। वाह। तो मेरे को लगता है कि तमाम हमने मुद्दे जो हैं कवर किए हैं और जो बातें हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि इसको कोई और एंगल दिया जा रहा था मैम, जिस तरीके से हमने जो कमेंट्स देखे, रिएक्शन देखे, ये है करण जी वेल्ले, इनके पास कोई काम धाम है नहीं। देखिए जब ये लोग मेरे खिलाफ आवाज उठाते हैं ना तो मुझे रत्ती बराबर भी बुरा नहीं लगता है। जब मुसलमान मुझे गालियां परोसते हैं मुझे हंसी आती है, जब मेरी पिक्चर्स को मॉर्फ करके गंदी पिक्चर्स बनाते हैं तब भी मुझे हंसी आती है, जब मेरी शक्ल को मॉर्फ करके गंदा शक्ल बनाते हैं तब भी मुझे हंसी आती है। और हंसी क्यों आती है? क्योंकि जो मैं बातें रखती हूं इस्लाम और कुरान के रेफरेंस के साथ उसका जवाब उनके पास नहीं होता है, वो मुझे जवाब नहीं दे पाते हैं। अब आप सोचिए किसी ने 1 मिनट की रील बनाई है मेरे खिलाफ, मुझे गालियां दिए जा रहा है, भाई उस 1 मिनट में मुझे गाली देने की बजाय मेरा जवाब दे दो कि नाजिया तुम झूठ बोल रही हो। कुरान की ये आयत है जिसमें अल्लाह सुभान ने कहा है कि तिलक लगाया जा सकता है, बता दो मुझे। तो क्योंकि मैं सच बोल रही हूं और वो मेरा जवाब नहीं दे सकते तो चलो गाली दे देते हैं। दे नोज वेरी वेल कि मैं कैसी दिखती हूं, पर अपने मन के सुकून के लिए मेरी शक्ल खराब कर देते हैं मॉर्फ करके। अच्छा, जाते जाते एक सवाल लेंगे, आपका जो डीपी है इस पे भी नया बवाल हो सकता मुझे लग रहा है, उसके बारे में बताएं। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति जो है उसने मुझे ये फोटो बना करके कि मैं हथौड़े से
मस्जिद तोड़ रही हूँ, उसने मुझे भेजा। हाँ। अच्छा, तो मेरा एक्चुअली प्रोटेक्शन में है फ़ोन, तो वो अटैचमेंट करके आता है, तो वो अटैचमेंट मैंने खोला मैंने देखा कि अरे मैं तो मस्जिद तोड़ रही हूँ हथौड़े से। तो मुझे लगा कि इट्स नॉट एबनॉक्शियस फॉर मी, मैं इसी को डीपी बना देती हूँ। बड़ा अच्छा बनाया था उसने, मतलब बड़ा आर्ट और कल्चर, मतलब आर्ट बहुत दिखाया उसने, अपनी आर्टिस्ट वाला उसने हुनर बहुत दिखाया था, तो मैंने उसको डीपी बना दिया। आप मौके देती हैं और लोग मौके लेते हैं। फिलहाल यही था और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। और आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हो या नाज़िया जी से पूछना चाहते हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल नाज़िया तक लेके जाएं और जवाब आपको ज़रूर पहुंचाएं। कैसा लगा ये शो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए लाइफ टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद नाज़िया मैम। खुदा हाफिज। थैंक यू।